एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर रिबेल्स एंड राज। तो फाइनली गाइस हम अपने बुक 2 के जो है चैप्टर्स को भी कंप्लीट करने वाले हैं। आज बुक 2 का सेकंड चैप्टर है, यानी कि हमारा चैप्टर 10। टोटल 12 चैप्टर है, 10वें पे हम आ चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आई एम सिमरन सहानी और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ ह्यूमैनिटीज के। और हिस्ट्री का मैंने अभी क्रैश कोर्स लॉन्च करा जिसमें आपको पहले से लेकर आखिरी चैप्टर का आई एम टीचिंग अगेन एक एक लाइन। क्रैश कोर्स मतलब ये नहीं रिवीजन हो रहा है, कुछ नहीं भैया, एक एक वर्ड चैप्टर का आपको इस सीरीज में पढ़ाया जा रहा है। वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटे के अंदर सारे चैप्टर, और ये लेंथी वाले बस 1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर रहे हैं। आफ्टर वॉचिंग माय वीडियोस तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बस चुका होगा, क्वेरीज कोई आने ही नहीं वाली और बोर भी नहीं होगे। बस एक काम करना है आप लोगों को, हर चैप्टर के जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो आपको एक्सेस करने होंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी से। आई नो हिस्ट्री की बुक पढ़ने के बाद वी फील वेरी स्कैरी कि भाई इतना लेंथी है, बोर हो जाएंगे, लर्न नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करे हैं। गो एंड चेक आउट माय नोट्स। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप मुझे सब्सक्राइब करो। एंड अगर एक बार आपने मेरे उन नोट्स को स्टडी कर लिया, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी वहीं से हो जाएगी। यहाँ पे भी शॉर्ट बनाए हैं और वो और शॉर्ट और क्रिस्प और इजी लैंग्वेजेस में है, और ये वाले भी है। तो गो एंड चेक आउट द नोट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। चैप्टर यहाँ से पढ़ो, एक कॉपी लेकर आओ, और जो जो चीजें मैं 1 मार्कर में बताती हूँ उन्हें लिखते रहो। तो सीयूईटी की भी तैयारी हो रही है। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिबेल्स एंड राज। तो फाइनली हम 1857 की रिवोल्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे मंगल पांडे जी के बारे में, और जो है बाकी जैसे जो ये हमारी म्यूटनी हुई थी, तो मैं यार इतना तो आई थिंक सो पता ही होगा कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो नेशनलिज्म मूवमेंट महात्मा गांधी जी के दौरान हुए थे वो तो थे ही, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत पुराना टाइम, 1857 की बात कर रहे हैं हम, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल हमारे पे स्टैब्लिश हुआ था। उस समय में किस तरीके से जो है, जब राजा महाराजा भी बहुत सारे हमारे थे, उन्होंने कैसे रिवोल्ट करा था, सिपाही म्यूटनी कैसी हुई थी, वो हम जानने वाले हैं कि कैसे, मतलब ये एक बिल्कुल ऐसा ना हॉट पॉइंट आ चुका था कि बिल्कुल ब्रिटिशर का रूल खत्म हो भी सकता था इस समय पे हमारी कंट्री के अंदर से, क्योंकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है इकट्ठे हो गए थे। ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल क्यों कर पा रहे थे, बस एक ही रीजन था कि भैया ये लोग हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड कर रहे थे। ठीक, अब हम लोग यूनाइट हुए तो भैया पूरा सेंटर जो दिल्ली था वो उनकी तो पकड़ निकल ही गया था इनके हाथ से, ब्रिटिशर्स की। सो लेट्स स्टडी ऐसा क्या हुआ। तो शुरुआत होती है 10 मई का दिन 1857 मेरठ से। मैं भी मेरठ से ही हूँ, तो भाई आई नो ऑल द प्लेसेस जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, हम लोग देखते रहते हैं। तो 1857 मेरठ की बात है। क्या हुआ था, 1857 10 मई मेरठ की बात है, 1 मार्कर में आएगा। लेट आफ्टरनून को बहुत सारे सिपाही कौन होते थे, जैसे ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाही हो गए, वो मेरठ के कैंटोनमेंट के जो थे, उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट करा। उन्होंने बगावत, रिबेल मतलब बगावत करनी स्टार्ट करी। क्या करा उन्होंने, सबसे पहले इन्फेंट्री लाइन स्टार्ट करी, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो शुरू हुए। फिर वो जो है कैवेलरी स्टार्ट करी। कैवेलरी इज द जहाँ पे हॉर्सेस होते हैं, ठीक है। एंड देन टाउन एंड विलेजेस के लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। भाई ऐसा क्या हुआ था आगे पढ़ेंगे। सिपॉइज ने सबसे पहले आर्मरी को कैप्चर करा, जहाँ पे बंदूक तोप वगैरह रखी होती है। और फिर यूरोपियंस के घर जो है हमारे मेरठ में यहाँ बहुत बड़ा कैंट साइड है, जहाँ पे पहले यूरोपियंस ही रहा करते थे कैंट की तरफ में, इनके बड़े बड़े एस्टेट्स बंगले बने होते थे। तो उनको उन्होंने जो है अटैक करना शुरू कर दिया, उन पे हमले करने शुरू कर दिए, रैंसैक्ड, बर्न्ड और जो है जलाना, और उन पे जो है उन्हें डिमोलिश करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की बिल्डिंग को फिर डिस्ट्रॉय करा। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिस, जहाँ पे रिकॉर्ड रखे थे ब्रिटिशर्स के, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, सब पे जो है रिकॉर्ड कर दिया। जो टेलीग्राफ लाइन थी, तब तार डलती थी, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था दिल्ली तक का, उसे इन लोगों ने पहले ही कट कर दिया। एंड जैसे ही रात होती है, सिपॉइज जो है, मेरठ से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, ठीक है। पहले ज़माने में 3 घंटे लगते थे, ठीक है। अभी तो और हाईवेज बन रहे हैं, बट उस जमाने में मान लो 3-4 घंटे में आप पहुंच सकते थे। तो रात को सारे सिपॉइज मेरठ से निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। एंड दिल्ली सुबह वो जब पहुंच जाते हैं तो 11 मई 1857 अगला दिन आ गया था, ठीक है। अब सिपॉइज पहुंचते हैं रेड फोर्ट में, सुबह सुबह का समय था और रमजान का महीना चल रहा था, ठीक है। तो सुबह सुबह सारे के सारे जो हमारे जो है इस्लाम में जो है सारे के सारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, वो उस समय सुबह उठ के अपनी सरगी करते हैं, ठीक है, कि जिससे कि वो पूरा दिन जो है रमज़ान के महीने में वो रोज़ा होगा तो वो कुछ खाएंगे नहीं और वो प्रे करेंगे। तो उस लिए जो है सुबह सुबह की बात है, ये रेड फोर्ट पहुंचते हैं। और उस समय में मुगल राजा कौन से थे, बहादुर शाह जफर, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही के साथ में वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठे हुए थे, ठीक है। तो रमज़ान का महीना था, बहादुर शाह जफर ने अभी अभी अपनी प्रे करी थी और वो प्री फास्ट मील जो सरगी थी ना, वो खा ही रहे थे, ठीक है। तो सिपॉइज
पहुंच जाते। अब वैसे आप मुगल कोर्ट के अंदर या आप लाल किले के अंदर ऐसे घुस नहीं सकते थे, बट सिपॉइज थे एंगर में, अटैक करने के मोड में, बट वो वहाँ अटैक करने नहीं गए थे, वो सीधा एंटर कर जाते हैं, नॉट फॉलोइंग ऑल द कस्टम्स एंड ऑल दैट, वो एंटर करते हैं और फिर बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए, हम यहाँ हमला करने के लिए आए हैं। ठीक है, अब वो हमला क्यों कर रहे थे, सिपॉइज ने बताया, ऐसे ही नहीं कि उन्होंने एकदम से ब्रिटिशर्स पे हमला करना शुरू कर दिया। तो हमला करने का रीजन ये था दैट दे गॉट टू नो दैट उनको जो है जितने भी सिपाही हैं उनको जो है कार्टरेजेस को दांत से बाइट करना पड़ा था। और वो जो कार्टरेजेस थी, कार्टरेजेस क्या होती है, जो बंदूक की गोली होती है ना, उसकी बात हो रही है ये, तो उसको लोड करने के लिए राइफल के अंदर उनको उसको बाइट करना पड़ा था। और वो जो है किससे बनी हुई है, काऊ बोन जो होती है उसकी डस्ट से, एंड पिग, ठीक है, उसमें वो है। तो इससे हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स ही हर्ट हुए, क्योंकि हम हिंदूज के लिए गाय हमारी माता होती हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो है जो पिग है वो उनसे वो उसको अवॉइड करते हैं, देर वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे तो दोनों के ही सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं फॉर जो है मुस्लिम्स पिग, एंड अगर हम हमारी बात करें तो उसमें काऊ बोन्स थी, तो इसीलिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों इकट्ठे आ गए। ठीक है जी, तो सिपॉइज ने बताया कि इससे हमारे जो है सेंटिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट, तो इसलिए ये जान पूछ के करा गया जिससे हमारे फेथ को हिला पाए, हमारे फेथ को खराब करने के लिए जान के ऐसा हमारे से इसमें जो है काऊ बोन्स और इसमें जो है ये पिग ऐड करा गया है कार्टिलेजेस के अंदर, सो दैट वी विल बाइट, हमें हर्ट करने के लिए करा है। तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी जब ये बात पता चली, दिल्ली के चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो भी इसमें ज्वाइन कर जाते हैं, एंड फिर यूरोपियंस के घरों में आग लगाना, उन्हें मारना शुरू कर दिया जाता है। और इवन जो वेल्दी लोकल थे, चाहे वो इंडियंस थे बट बहुत अमीर अमीर जो थे, जो हमेशा ब्रिटिशर्स की साइड रहते थे, उन पे भी अटैक करा। और दिल्ली का कंट्रोल जो है उस समय पे ब्रिटिशर्स के हाथ में था, तो वो हिलना शुरू हो गया था। ठीक है, तो सिपॉइज ने फिर क्या करा, रेड फोर्ट में गए वो और एम्परर को बोला, बहादुर शाह जफर को, कि हमें अपनी ब्लेसिंग दो कि आप इस रिवोल्ट में हमारा साथ दे रहे हो। अब वो चाह के भी मना तो कर नहीं सकते थे उस समय में, वो क्योंकि बहुत फिरोशियस थे उस समय जो है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको अपनी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। ब्लेसिंग क्यों चाहिए होती है, जैसे आप आगे पढ़ोगे, जब भी कोई रिवोल्ट होते थे तो कांग्रेस, महात्मा गांधी जी, देवर इन फोर फ्रंट। तो जब भी कोई रिवोल्ट होता है तो एक फादर फिगर या आपको एक पैट्रोनेज, एक फिगर चाहिए आपको, क्या हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जब बहादुर शाह जफर को कहा तो उन्होंने कहा ठीक है जी, लेजिटिमेसी मिल जाती है इससे, मुगल एम्परर की, भैया राजा की लेजिटिमेसी मिल गई फिर इससे पूरे के पूरे उनके रिवोल्ट को। ठीक है जी, अब हुए 12-13 मई का दिन था। तो नॉर्थ इंडिया वैसे तो क्वाइट था, दिल्ली और मेरठ में ही ये सब चल रहा था। तो न्यू दिल्ली के फॉल के बारे में अब पता चल जाता है इधर उधर बाकी इलाकों को भी कि अच्छा दिल्ली में तो ये सब हो रहा है, और एम्परर ने भी ब्लेसिंग दे दिया, मुस्लिम एम्परर ने ब्लेसिंग दे दी है कि ऐसे हो रहा है। और वो बात भी फैल जाती है कार्टिलेजेस वाली कि उसके अंदर जो है किस तरीके की चीजें मिक्स करी गई हैं और उसको जो है बाइट करना पड़ा है सभी के सभी सोल्जर्स को। ठीक है, अब ये बात फैल जाती है और यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिख दिया, आप पढ़ सकते हो, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, स्प्रेड ऑफ म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या होता है, मतलब म्यूटिनी मतलब होता है जब कोई सिपाही अपने जो उनके जो बॉस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ अगर वो बगावत करे, उसे हम कहते हैं। बट ये खाली सिपाही म्यूटनी नहीं थी, अब तो इसमें लोकल्स भी ऐड हो गए थे, कोई हिंदू लोकल है, कोई मुस्लिम लोकल है, सब उसमें ऐड हो रहे थे, बिकॉज सबको ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। तो क्रोनोलॉजिकल पैटर्न म्यूटनी का हर जगह सेम होने लग गया, दिल्ली मेरठ ही नहीं, अब आसपास के पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये कार्टिलेजेस खाली दिल्ली मेरठ में ही थोड़ी जाएंगी, यूज़ तो पूरे इंडिया में ही होती ना, इसलिए। ठीक है, तो जो है क्रोनोलॉजिकल पैटर्न सेम रहता था, जब भी म्यूटनी होती थी एक टाउन में तो सिपाही नेक्स्ट टाउन पहुंच जाते थे, और फिर जो है ये चीज़ें फॉलो होती रहती थी। सबसे पहले वो सिग्नल करते थे फायर करके इवनिंग में गन में, या फिर बगल कॉल करते थे। ठीक है, और फर्स्ट सिपाही सीज द आर्मरी, पहले क्या करते थे, ब्रिटिशर की आर्मरी सीज करते थे कि ब्रिटिशर फिर उन पर अटैक करेंगे ना, बम बंदूक गोले फेंकेंगे, तो सबसे पहले उसे सीज कर लेते थे। फिर जो है ट्रेजरी, जहाँ पे पैसा रखा होता था, उसे लूटते थे, और फिर गवर्नमेंट की बिल्डिंग, जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ लाइन को खराब करके, रिकॉर्ड रूम को खराब करके, फिर ब्रिटिशर्स के बंगलों पे पहुंच के उन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर देते। ठीक है, सारे रिकॉर्ड बंद कर दिए, एवरीथिंग कनेक्टेड टू ब्रिटिश बिकेम द टारगेट। ठीक है, प्रोक्लेमेशंस इन हिंदी, मतलब कि जोर जोर की, जैसे उर्दू में बोलो तो फरमान, और वो लाउड स्पीकर पे ऐसे प्रोक्लेमेशंस चलते रहते थे, हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में, जहाँ हिंदूज एंड मुस्लिम्स को कहा यूनाइट हो जाओ अगेंस्ट द फिरंगीज। उस दिन से ये फिरंगी वर्ड बहुत ज़्यादा बोले जाने लगा। फिरंगी मीन्स फॉरेनर्स, बट ये टर्म थोड़ा मतलब थोड़ा गुस्से में लेने वाला टर्म था, जहाँ पे हम अब उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, बिकॉज दे वर टचिंग आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो इसलिए फिरंगी वर्ड बोले जाने लगा कि हिंदूज एंड मुस्लिम आप इकट्ठे हो जाओ। ऑर्डिनरी पीपल भी आ जाते हैं, फिर लखनऊ, कानपुर, बरेली के रिच
मनी लेंडर्स को भी अटैक कर दे वो लोग शुरू कर देते हैं। मनी लेंडर कौन, जो पैसा ब्याज पे देते थे ना, साहूकार साहब, उन्होंने उन्हें भी अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी ऑपरेसर्स थे और वो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाकर रहते थे। तो चाहे वो इंडियंस थे बट उन्हें भी अटैक करा, क्योंकि तुम तो ब्रिटिशर्स की सारी मानते हो, तुम्हारी वजह से तो ब्रिटिश राज चल रहा है। उनको भी अटैक करा, उनके भी घर लूटे गए। तो सिपॉय म्यूटिनी क्विकली बिकेम अ मैसिव रिबेलियन। तो कहाँ सिपॉय म्यूटिनी थी, खाली कि सिपाही खाली विरोध कर रहे हैं, वहां से वो एक लार्ज स्केल कंट्री लेवल बगावत रिबेलियन बन गया था। ठीक है, जनरल डिफाइंस ऑफ ऑल अथॉरिटी एंड हायरार्की, यानी कि ब्रिटिशर्स का भी और उनकी हायरार्की में जो जो लोग आ रहे थे सबके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब बात आती है मई और जून की। ब्रिटिशर्स हैड नो आंसर अगेंस्ट दिस। ब्रिटिशर के मई के जून की बात है, ब्रिटिशर को कोई आंसर नहीं था। इंडिविजुअल ब्रिटेन्स फोकस्ड ऑन सेविंग देमसेल्व्स एंड फैमिली। जितने भी ब्रिटेन्स थे वो या तो भाग रहे थे, अपनी फैमिली अपने बच्चों को बचा रहे थे। एंड जैसे ब्रिटिश रूल तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स हो रहा था, ऐसे कहा था ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। तो इट वॉज अ वेरी हाई पॉइंट गाइज। उसके भी 100 साल बाद देखो इन्होंने हमारे पे राज करा था। शायद अगर तब हम 1857 की सिपॉय म्यूटिनी के बाद ये जीत जाते तो इनका रूल तभी खत्म हो जाता ब्रिटिशर्स का। सोचो आप, उसके भी हमें कितने समय बाद जाके 1947 में जाके हमें आज़ादी मिली है, बट यहाँ पे ऐसा था कि खत्म हो रहा था इनका रूल। क्यों? क्योंकि हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों इकट्ठे हो गए थे, इसलिए ये सब हो पाया था। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.2 लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो है सिपाही म्यूटिनी के समय पे हमारे जो इतने भी म्यूटिनी करते थे तो उसमें एक प्रॉपर पैटर्न ये लोग फॉलो करते थे। सिमिलर पैटर्न अक्रॉस टाउन ड्यू टू प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कैंटोनमेंट्स पॉसिबल रहा, क्योंकि एक ही था वो फायर करना, ये वो जो मैंने बताया। तो इस पैटर्न की वजह से ही ये जो रिवोल्ट था ये तो सक्सेसफुल हो रहा था। एग्जाम्पल, 7th अवध इरेगुलर कैवलरी रिफ्यूज्ड कार्टिलेजेस, रोड टू 48th नेटिव इन्फेंट्री, एक्टेड फॉर फेट अवेटिंग योर ऑर्डर्स। तो मतलब कि ऐसे 7th से 8th में गई, 8th से 9th में गई, ऐसे बातें आगे ट्रांसफर हो रही थी। सिपॉइज और एमेसरीज जो थे मूव बिटवीन स्टेशन स्प्रेडिंग प्लान्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो सिपाहियों ने और जो मिलिट्री थी उन्होंने बहुत काम करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक के बाद एक जो है मैसेजेस को आगे जल्दी जल्दी पहुंचाया। पीपल वर एक्टिवली प्लानिंग एंड डिस्कसिंग द रिबेलियन। लोग प्लान करते थे कि अच्छा अगला स्टेप हमारा ये होगा, उससे अगला स्टेप हमारा ये होगा, उससे अगला स्टेप हमारा ये होगा। तो रिवोल्ट हैड नो स्पॉन्टेनियस, रिवोल्ट स्पॉन्टेनियस नहीं था एवरीवेयर। नेटवर्क ऑफ सिपाहीज इनेबल कोऑर्डिनेशन एंड स्प्रेड। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना स्प्रेड अच्छे से कैसे हुआ रिवोल्ट, तो वो सिपाहीज की वजह से हुआ। एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट तक उन्होंने ये बात पहुंचाई जो उसमें मिक्स हो रखी है कार्टिलेजेस के अंदर जो है, और साथ ही के साथ में बाकी सब चीज़ें कि ऐसे अटैक करना है, कल सुबह ये करना है, परसों ये करना है, पहले उसको सीज करना है, फिर ये करना है। बहुत अच्छे से उन्होंने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छा बनाया था, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस समय में जब भी कोई रिवोल्ट होता है तो वी नीड अ लीडर। एक लीडर चाहिए होता है, एक आपको चाहिए कि हम उनके अंडर में काम करें, कि सारे लोग जो यूनाइटेड रहते हैं तो उनके मन में भी एक हौसला होता है कि एक जना है हमारे ऊपर। तो जैसे कि पहले सबसे पहला लीडर जिनको उन्होंने बनाया था वो बने थे बहादुर शाह जफर, बट वो तो खाली मेरठ और दिल्ली की तरफ जो के समय पे वहाँ गए थे ना। तो ऑल ओवर द इंडिया जब रिवोल्ट हो रहा था तो सब हमारे नए नए लीडर्स इमर्ज हुए, जैसे झांसी की रानी हो गई, और कानपुर में नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव के बेटे हैं आप कह सकते हो। और अरहा बिहार के अंदर कुंवर सिंह नाम के एक लोकल जमींदार थे, ऐसा नहीं कि राजा ही थे, वो एक लोकल जमींदार थे वो भी। अवध के अंदर भी अलग अलग लोगों को उन्होंने अपना एक लीडर बनाया कि मतलब उन्हें भी ऐसा फील हो कि हाँ इनके वो बता रहे हैं हमें एंड वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू देम। चाहे वो बता नहीं रहे थे बट मन में एक ऐसा होता है कि हमारा लीडर है। तो रिबेल्स रिक्वायर्ड लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ऑफन टर्न टू फॉर्मल रूलर्स या फिर लीडर्स रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, हमारे बहुत सारे रूलर्स को हटा दिया था ना, उनकी पावर छीन ली थी ब्रिटिशर्स ने, तो उनको ही उन्होंने जो है वापस गए उनके पास कि आओ अब हमारी मदद करो। ठीक है, तो सिपॉइज रश टू द दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पास, उनको कहा आप हमें लीड करो। इनिशियली तो वो डर गए थे, मना कर रहे थे, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था सिपॉइज ने रेड फोर्ट में एंटर करा था कोर्ट के एटिकेट को बिल्कुल वो करके कि भैया कोई ऐसे जैसे जाना होता था कोर्ट में बिल्कुल अदब करते हुए, वो सब उन्होंने नहीं माना था। एंड इसीलिए वो नॉमिनल लीडर, नॉमिनल मतलब होता है गाइज नाम का लीडर, के लिए वो मान गए थे। अदर रीजन में कानपुर का मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा। नाना साहेब जो थे वो, ठीक है, और झांसी में जो है झांसी की रानी ने जो है साथ में लीडरशिप दी थी। अरहा के बिहार के अंदर कुंवर सिंह नाम के एक लोकल जमींदार थे, उन्होंने दी थी। और अवध के लखनऊ में पीपल हेल्ड ब्रिजेस कादर सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह एज देयर लीडर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगर हम लीडर्स की बात करें तो लीडर्स हमेशा रॉयल्स
और नोबल्स नहीं थे, यानी कि खाली रॉयल और नोबल लोगों को ही लीडर बनाया गया। ऑर्डिनरी मैन वुमेन भी और रिलीजियस फिगर्स को भी रिवोल्ट का लीडर बनाया गया। औरतें तक लीडर बनी थी कि चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं रिवोल्ट को। मेरठ के अंदर एक फकीर थे जो एलिफेंट पे जा रहे थे, विजिटेड बाय सिपॉइज, ठीक है, तो उनको बनाया गया था। तो मतलब मेरठ में तो एक फकीर चलो ये कहानी मैं अभी आगे बताती हूँ आपको। लखनऊ में रिलीजियस लीडर्स एंड प्रॉफिट्स प्रीच डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिटिश रूल, और लखनऊ के अंदर जो प्रॉफिट्स थे उन्होंने कहा कि हाँ ये सब हो रहा है, तो बातों को फैलाया जा रहा था कि मतलब पूरे सब लोगों को सुनाई दे। तो जो मेरठ में मैंने कहा है जो ये फकीर थे ना, जो एलिफेंट के ऊपर जा रहे थे वो भी, और बाकी लोग भी, दे वांटेड कि सबको पता चले ये सब बातें को, ठीक है। तो लोकल लीडर्स मोबिलाइज पीजन जमींदार्स एंड ट्राइबल्स, देन शाह महल जैसे हमें बता रखा है, प्रांगण बरूट यूपी में, एंड ट्राइबल कल्टीवेटर्स सिंघभम के अंदर, छोटा नागपुर पैटू में जो कोल ट्राइबल्स थे, सब तक ये बातें पहुंचाई जा रही थी कि आपको ऐसे करना है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो की पॉइंट्स क्या हुए इसके, तो रिवोल्ट की लीडरशिप में फॉर्मल रूलर्स भी थे, लोकल लीडर्स भी थे, रिलीजियस फिगर्स भी थी, एंड ऑर्डिनरी पीपल भी थे। कई बार अंडर प्रेशर उन्हें मानना पड़ा और कई बार उन्होंने अपनी मर्जी से करा, ठीक है। चलो अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1.4 र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, र्यूमर मतलब होता है अफवाह। तो र्यूमर्स पुश्ड पीपल इनटू एक्शन। अब ये जो है हर जगह लोग जो आ रहे थे रिबेल करने के लिए, किस बात पे आ रहे थे, उसी बात पे तो आ रहे थे कि जो है कार्टिलेजेस के अंदर काओ बोन की जो है डस्ट है और पिग की है, इस बात पे उनके रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो रहे थे हम सभी के। तो हम इसलिए जो है हर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था रिवोल्ट के अंदर। तो ये बात जैसे फॉरेस्ट फायर की तरह फैल रही थी। इससे मन में डर बन रहा था कि क्या ये हमारे धर्म पे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारी यूनिटी खराब करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये यही टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ। ओके तो बेसिकली जो है उन्होंने उनको बताया था बहादुर शाह जफर को, जो मैंने आपको कहा ना मतलब काउ एंड पिग का बोन्स, वो बोन्स नहीं कहेंगे, हमें कहना चाहिए जो उनकी फैट होता है उससे वो ग्रीस हो रखी थी कार्ट्रिजेस, तो उनको उसको जो है बाइट करना पड़ा था। तो उन्होंने कहा ये हम नहीं करेंगे, और कोई इंडियन इसमें जो है साथ नहीं था कि हमारे सिपाही को ऐसा करना पड़े किसी को भी। तो जो है वो मैंने आपको बोन कहा था वो है क्या है, वो फैट से ग्रीस हो रखी थी, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो मेरठ के सिपाहीज ने बताया उनको, और इससे हमारा जो है कास्ट रिलीजन सबके ऊपर जो है एक बात आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं है, कोई ग्रीसिंग नहीं हुई है राइफल्स के जो है ये कार्टिलेजेस के ऊपर, नहीं है ऐसा। बट ये बात जो है नॉर्थ इंडिया में तो फैल गई थी। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं है, तो वो कह रहे अरे ऐसा ही है, बात तो फैल चुकी है। अब मे बी वो डिनाई कर रहे थे जानबूझकर इस बात को। तो उन्होंने जो है एक बात निकाली कि भाई ऐसा है, ये ना र्यूमर है, ये अफवाह है, सच्चाई बात नहीं है ये, कि ये जो इसमें ग्रीसिंग हो रखी है काऊ एंड पिग के फैट की, ये झूठ बात है। ये कहने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहानी बनाई, और उन्होंने मतलब ये रिपोर्ट है हमारे पास में, अब तुम इसे कहानी मानो कुछ भी मानो, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि ये अफवाह है, ये सच बात नहीं है। दे सेड जनवरी 1857 की डमडम की बात है। एक लो कास्ट थे खालसी कहा जाता था उनको। उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण सिपाही से बोला कि मुझे पानी दे दो, ठीक है। तो ब्राह्मण सिपाही ने कहा कि नहीं मैं आपको पानी नहीं दूंगा, क्योंकि आप अनटचेबल हो, आप जो है आप पॉल्यूट कर दोगे मेरे पानी को, इसलिए मैं नहीं दूंगा। तो खालसी ने रिप्लाई करा, जो वो लो कास्ट से थे, उन्होंने कहा कि अब तुम जो है अपनी कास्ट को ही खो दोगे, यू विल बाइट कार्ट्रिजेस कोटेड विद काउ एंड पिग फैट। तो ये बात उसने कही थी खालसी ने, और वेदर ट्रू और नॉट द र्यूमर एक्सप्लोडेड अनस्टॉपेबल, और यो र्यूमर ट्रू था या नहीं था यही र्यूमर फैल गया। अदर मेजर र्यूमर, ब्रिटिशर्स प्लान्ड अ जाइंट कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय हिंदू एंड मुस्लिम कास्ट एंड रिलीजन। और क्या बातें चल रही थी, और अफवाह ये फैल रही थी कि ब्रिटिशर्स तो पूरा प्लान करें कि हमें हिंदू एंड मुस्लिम धर्म हमारा जो है इस्लाम जो है फॉलो नहीं करने देंगे, और बोन और डस्ट ऑफ काउ एंड पिग्स मिक्सड इन फ्लावर, ये बातें भी चल रही थी कि जो आटा है ना उसके अंदर ये मिक्स कर रहे हैं, बोन की जो डस्ट है वो मिक्स कर रहे हैं ये, और उसे मार्केट में बेच रहे हैं। और सिविलियंस ने तो फिर डर के मारे आटा भी यूज़ करना बंद कर दिया था। तो आप जो है ये सब बातें हो रही थी, इससे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारा जो है डर और बन गया था। और जो है ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, ये डर भी बहुत फैलने लग गया। और ब्रिटिश ऑफिसर ने जो है कोशिश करी लोगों को कहने की कि नहीं नहीं ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। बट ये जो प्रोफेसी भी एक यहाँ पे थी, अब र्यूमर्स एंड प्रोफेसी क्यों लिखा है,
क्योंकि बहुत पहले प्रोफेसी मतलब वो तो एक भविष्यवाणी हुई थी दैट ब्रिटिश रूल वुड एंड ऑन द सेंचुरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तो मतलब कि बैटल ऑफ प्लासी की जब सेंचुरी हो जाएगी, 100 साल हो जाएंगे बैटल ऑफ प्लासी को, उसके बाद ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा। तो अब 23 जून 1857, तो लगभग 100 साल होने वाले थे ब्रिटिश राज को। तो उनको लगा कि हाँ भविष्यवाणी सच हो रही है, इतनी बड़ी बगावत हुई है, शायद ब्रिटिश रूल एंड ही होने वाला है। तो लोगों का जो करेज था, हिम्मत थी, वो और बढ़ गई थी। तो ये रूमर्स की वजह से और उस प्रोफेसीज की वजह से लोगों को मोटिवेशन मिल रही थी कि अच्छा तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, वी विल एंड योर रूल, ठीक है, ऐसा हो रहा था। अब धीरे धीरे एक चपाती मूवमेंट यहाँ पे शुरू होता है। चपाती इज बेसिकली रोटी फुल्का, आप जो भी कहो, जो खाते हैं हम, ठीक है। तो चपाती द सीक्रेटली लोग विलेज टू विलेजेस में रात को पास कर रहे थे। वॉचमैन वाज टोल्ड टू मेक 5 मोर एंड देन सेड अहेड, यानी कि 5 एक जना बनाएगा, फिर आगे, फिर अगला 5 बनाएगा, फिर आगे। तो मे बी उसमें कुछ सीक्रेट बातें शेयर हो रही हो एंड मीनिंग हमें नहीं पता है, बट पीपल सॉ इट एज अ ओमेन ऑफ अ ग्रेट अपहीवल। बट लोग इसको जैसे ना एक मतलब एक इशारा मान रहे थे कि ये हमारा बगावत करने का एक तरीका है, तो इसलिए हर कोई बना रहा था वो 5 रोटी, ठीक है। तो ये एक चपाती मूवमेंट हुआ था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स हैं, चलो इनसे पढ़ते हैं। तो टू अंडरस्टैंड रूमर्स वी डोंट हैव टू चेक इफ दे आर ट्रू, वी अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिलीव देम बेस्ड ऑन देयर फियर्स एंड माइंडसेट। तो भैया वो रूमर ट्रू था या नहीं वो छोड़ो, लोगों ने उसे माना क्यों? क्योंकि हमें डर तो था ना, ब्रिटिशर्स हमारे पे राज तो कर रहे थे, हमसे सब तो छीन ही रहे थे, हमसे हमारा तौर तरीके सब कुछ छीन रहे थे वो लोग, ठीक है। तो रूमर्स इसलिए बढ़ गए थे क्योंकि वो पीपल के एंजाइटीज को मैच कर रहे थे, कौन सा हमें जीने दे रहे थे वो तरीके से, तो इसलिए लोग डर रहे थे। एंड इन 1857 ये रूमर्स और सेंस में आ जाते हैं क्योंकि अभी अभी रूमर्स, ये रूमर आने से पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत ऐसे लॉज लगाए थे हमारे यहाँ पे जो हमारी आप कहो संस्कृति को, कल्चर को हमसे छीन रहे थे। अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये याद रखना आपको, ब्रिटिशर्स ने ये रिफॉर्म्स लगाने शुरू करे थे। एक तो ये इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आ गए थे, जैसे अब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना अपना, हमारा वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं वो ये लेकर आ गए थे। जैसे अब अगर आप हमारी बुक्स पढ़ोगे तो हमें इतनी स्क्रिप्चर्स की, वेद की नहीं पढ़ाए जाते, हमारे को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारी मनुस्मृति हमें नहीं पढ़ाई जाती, बहुत ऐसी चीज़ें जो हमसे नहीं पढ़ाई जा रही, हमारे रिलीजन की, हमारी संस्कृति की बहुत चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, वी आर स्टडिंग साइंस मैथ्स, ठीक है। तो यही चीज़ ये लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमारा ये करिकुलम बनाया था, ये सिलेबस उन्होंने बनाया था, और वो जो हमारा इंडियन स्क्रिप्चर्स थे वो सब चीज़ें ये हटा रहे थे, तो इसलिए हमारे सेंटिमेंट ऑलरेडी हर्ट भी थे। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन लाए, वेस्टर्न आइडियाज़ लाए, वेस्टर्न इंस्टीट्यूट लाए, ओपन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। तो ये रिफॉर्म्स ये लेकर आ ही रहे थे और ब्रिटिशर्स ने लॉज पास करे थे जो डायरेक्टली हमारी सोशल और रिलीजियस लाइफ को जो है के बीच में आ रहे थे। जैसे कि इन्होंने ना ब्रिटिशर्स ने, चलो ये अच्छा काम करा था वैसे इन्होंने, बट अगर आप किसी ऑर्थोडॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स में दखल अंदाजी करे। जैसे कि इन्होंने सती को अबॉलिश कर दिया था, जो लड़की को जो है अगर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाए उसके साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए, चाहे वो जिंदा है उसको जो है उसके साथ में, तो वो सती को इन्होंने अबॉलिश कराया कि ये नहीं होगी। एंड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने करवाया था कि विडोज रीमैरिज कर पाए। तो अगर आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिस वॉज गुड, बट ये बैड थिंग्स भी तो बहुत करते थे, ठीक है। तो थ्रू पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स द ब्रिटिश एनेक्स किंगडम्स, और साथ ही के साथ में इन्होंने एक पॉलिसी लगाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जो अभी आप आगे पढ़ोगे। तो बड़े बड़े किंगडम्स जो थे जहाँ पे लोग, अब राजा और प्रजा खुश होकर रहते थे, चाहे राजा अत्याचार भी करता था बट अच्छे काम भी तो करता था। तो अवध, झांसी की रानी थी, और सतारा, इनको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। एंड उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ पे अपना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया के लोग ऑलरेडी खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से। एंड देन जब ये बात आई कि वो जो कार्टिलेजेस हैं वो जो है उनके ऊपर ग्रीसिंग हो रखी है, तो उसके बाद तो वो बिल्कुल ही सिपॉय म्यूटनी से एक प्रॉपर रेबेलियन बन गया, ठीक है। पीपल फेल्ट एवरीथिंग सेक्रेड टू देम वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो लोगों को लगा जो भी हमारे से सेक्रेड है वो ही हमसे छीन लिया, हमारा राजा छीन लिया, हमारे कस्टम छीन लिया, हमारे कास्ट रूल्स ये कह रहे हैं मत फॉलो करो, लैंड राइट्स अब हमारे लैंड भी छीन रहे हैं, रेवेन्यू हर जगह इन्हें हमारे से चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश सिस्टम लोगों को एलियन, इम्पर्सनल और ऑप्रेसिव लगने लगा। एंड सबसे बड़ी जो फायर ऐड होती थी वो थे क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू, जो कन्वर्जन करवाते थे लोगों के पास जाके, उन्हें कहते थे आप क्रिश्चियनिटी में ऐड हो जाओ, ठीक है। तो इट इज दिस एटमॉस्फेयर, अनसर्टिनिटी और इनसिक्योरिटी के रूमर्ड बहुत आसानी से फैले। एंड इसलिए 1857 के रिवोल्ट से पहले भी ये सब चीजें हो रही थी। एंड इसलिए नॉर्थ इंडिया के अंदर एक मेजर रेबेलियन बना और अवध इसका सेंटर ऑफ द अपराइजिंग बनता है बाद में। तो अब हम अवध के बारे में ही पढ़ेंगे, दैट व्हाट अवध के अंदर क्या हुआ था। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक 2, रिवोल्ट इन द अवध।
तो अवध के बारे में अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ऐसा कहते थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी लॉर्ड पता है ना, मतलब बहुत फेमस है ये तो ब्रिटिशर। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी थे ये कहते थे कि क्योंकि अवध एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था उस समय पे, तो उन्होंने कहते थे कि ये एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे हाथ में आ ही जाएगी, मतलब इसका कब्जा हमारे को एक दिन मिल ही जाएगा। 1857 में अवध को फॉर्मली एनेक्स यानी कि कब्जा लेते हैं ब्रिटिशर्स। एंड ये एनेक्सेशन इतना आसान नहीं था, बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे ये अवध को कब्जा पाए थे। 1801 के अंदर इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन करा अवध के नवाब के साथ, जिसमें सब्सिडरी अलायंस सुनने में तो तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा कि कोई एक एग्रीमेंट होगा, बट ये एग्रीमेंट की वजह से ही आप कह सकते हो ज़बरदस्ती कराते थे, वो भी नहीं करोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ता था नवाब को। तो इसमें क्या करा इन्होंने कि नवाब रहेंगे नवाब ही, ये राजा रहेंगे अवध के, ठीक है, बट ही हैड टू डिसबैंड आर्मी, ये अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं, और ये ब्रिटिशर्स की जो आर्मी होगी उसे अलाउ करेंगे फॉर रेजिडेंट्स एडवाइस, ठीक है, और जो है उनकी आर्मी रखी होगी। नवाब लॉस्ट कंट्रोल ओवर रेबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार, और इससे साथ ही के साथ में क्या हुआ, नवाब का जितना भी कंट्रोल था चीफ्स के ऊपर और जो तालुकदार थे वो भी हट जाता है। ब्रिटिश वांटेड अवध, क्यों चाहिए था ब्रिटिश को अवध के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि अवध रीजन के अंदर सबसे अच्छा इंडिगो प्लांटेशन होता था जिसमें पैसा ही पैसा था, वो कैश क्रॉप थी उस जमाने की बहुत बड़ी, कॉटन था, और अपर इंडिया का मार्केट हब, नॉर्थ इंडिया पता है यूपी, ये पूरा ये अवध एरिया यही तो है, तो ये पूरा का पूरे एरिया की पूरी पकड़ इनके हाथ में आ जाती, इतनी पॉपुलेशन थी, इतनी बढ़िया मार्केट थी अगर अवध इनके हाथ में आ जाता। तो बाय अर्ली 1850s मोस्ट ऑफ द इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश, और अवध के एनेक्सेशन से वो कंप्लीट हो गया टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट जो बंगाल से शुरू हुआ था। तो बंगाल से इन्होंने एंटर करा, फिर ये मद्रास गए, अब अवध पे इनकी नज़र थी, और अवध के आते ही आप कह सकते हो प्रॉपर इनकी जीत ही हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हाथ में अब अवध आ चुका था। तो चलो पढ़ते हैं टॉपिक 2.2, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। अब ऐसा क्यों लिखा है, चलो पढ़ते हैं, बड़े अलग अलग से टाइटल हैं इस वाले हमारे टॉपिक्स के। तो डलहौजी के एनेक्सेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्रिएटेड रिसेंटमेंट एवरीवेयर बट द डीपेस्ट एंगर आया था वो था अवध के अंदर, मतलब बंगाल में भी लोग नाखुश हुए थे, हर जगह हुए थे, बट अवध के लोग सबसे ज़्यादा नाखुश हुए थे क्योंकि उन्हें अपने नवाब से बहुत प्यार था। तो नवाब का नाम था वाजिद अली शाह, याद रखना, इन्हीं के बेटे से भी तो मैंने आगे बताया ना, वो उन्होंने सबॉर्डिनेटरी को जो है लीडरशिप दी थी। तो वॉज डिथ्रोन्ड, उन्हें उनकी गद्दी से हटाया और एग्जाइल कर दिया कैलकटा उन्हें जाना पड़ा। अक्यूज्ड ऑफ मिस गवर्नमेंट, और कहा कि तुमसे सरकार नहीं चल रही है इसीलिए। द ब्रिटिश मिसजज्ड पब्लिक ओपिनियन, ब्रिटिशर्स ने लोगों के ओपिनियन को मिसजज करा। दे बिलीव दैट नवाब वॉज अनपॉपुलर, उन्हें लगा नवाब पॉपुलर नहीं है, बट इन रियलिटी नवाब से तो उनकी पब्लिक बहुत प्यार करती थी, ठीक है। व्हेन वाजिद अली शाह लेफ्ट लखनऊ, जब वो लखनऊ से निकले थे वाजिद अली शाह, तो लोग तो उनको फॉलो करते करते कानपुर तक गए थे और रोने वाले गाने, सोरो वाले गाने गा रहे थे कि उनका नवाब उनसे छिन रहा है। कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स अगर हम पढ़ें उस ज़माने के लोगों के, तो ये झूठ नहीं है। लोग कहते थे कि हमारी जान निकल गई है हमारी बॉडी के अंदर से, ऐसी बातें लोग करते थे। हर एक स्ट्रीट में, मार्केट में, हाउस में लोग जो है रो रहे थे लिटरली, जो है अपने राजा के लिए, जान ए आलम, यानी कि अपने जो है जो राजा को, नवाब को वो ऐसे कहते थे उनके लिए। एक पॉपुलर फोक सॉन्ग बना था, अंग्रेज बहादुर एम मुल्क ले लिन्हो, ऐसे कुछ करके, इसे आप पढ़ो, ठीक है। तो द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, अंग्रेज बहादुर आए मुल्क ले गए टाइप आप मान लो, ऐसे वो गाने गा रहे थे क्योंकि उनके नवाब को वो अपना कंट्री ही मानते थे और उनको हटा दिया। तो पीपल बिल्कुल भी खुश नहीं थे उनके जाने से। इमोशनल लॉस बहुत हुआ था, मटेरियल लॉस तो दूर की बात थी, ठीक है। तो नवाब के रिमूवल से क्या हुआ, मटेरियल लॉस का क्या हुआ था कि भाई नवाब गए तो नवाब की कोर्ट गई, जहाँ पे सारे के सारे कचहरी वहीं तो लगती थी, लोगों को इंसाफ वहीं मिलता था, ठीक है। एंड जो उनका कल्चर था नवाब की कोर्ट का, हम म्यूजिक है, डांस है, पोएट्स है, आर्टिसन है, कुक है, सर्वेंट है, ऑफिशियल्स है, वो सब निकल गए, उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। और जितने भी नवाब और ये राजा होते थे, पैट्रोनेज, पैसे देते थे बहुत ज़्यादा लोगों को, ये चलो तुम ये पोयम लिख रहे हो, अच्छा गाना गाते हो, तुम अच्छा डांस करते हो, वो पैट्रोनेज देते थे लोगों को, वो सब भी चला गया, लोग बेरोजगार हो गए थे। एंड द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज दस द डीप ट्रॉमा, इकोनॉमिक हार्डशिप, और इसीलिए जो है अवध के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा 1857 की रिवोल्ट को। तो यहाँ पे आपको बुक के अंदर दिखा रखा है विच रीजन इज नोन एज दी अवध, तो ये रीजन है हमारा अवध का, ठीक है। और ये रहा दिल्ली। तो यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा फैल गया था हमारा जो है रिवोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को।
तो ये वही वाला टॉपिक रिपीट हो गया, लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। अब हम आगे चलते। ओके गाइस, तो अगला टॉपिक आते हैं फिरंगी राज एंड एंड ऑफ अ वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप बेसिकली पढ़ोगे कि कोई भी ब्रिटिश रूल से खुश नहीं था, एंड जब ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री के अंदर लगा था तो उसका क्या क्या इंपैक्ट हुआ था, कैसे धीरे धीरे इन्होंने हमारे सिस्टम को डिमोलिश करा था। अब ऐसा नहीं था कि हम उस सिस्टम में बहुत खुश थे, जैसे तालुकदार जमींदार होते थे उनसे जो हमारे फार्मर्स होते थे वो परेशान रहते थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता होता था। ये तो मतलब ब्रिटिशर से तो अच्छा ही था ना एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए जो पुराना सिस्टम था उस तक के लिए लोग रोते थे। इवन मुगल टाइम एरा वाले राजाओं के टाइम पीरियड के लिए भी पीपल यूज्ड टू से दैट इट वाज बेटर एंड वो हमारा वर्ल्ड था, इन्होंने आगे हमारे से पूरा हमारा वर्ल्ड छीन लिया, क्योंकि इनके वर्ल्ड का बस एक ही मीनिंग था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबके ग्रीवियंसेस मतलब दुख दर्द सबके सेम थे, और वो सिपॉय म्यूटनी और बिग रिबेलियन में सबको सामने आए, ठीक है। चाहे कोई प्रिंस हो, उनसे उनकी गद्दी छीनी, तालुकदार से उनकी जमीनें छीनी, पीजेंट से उन रेवेन्यू चार्ज करा, सिपॉय से तो धर्म के ऊपर ही आ गई थी, जो उन्होंने कार्ट्रिजेस के अंदर ग्रीसिंग करवाई थी, या रूमर था, जो भी है बात तो है ना, ठीक है। तो दे ऑल सॉ फिरंगी राज की हमारी दुनिया खत्म करने पे लगे हैं ये फिरंगी। तो इसीलिए ये जो रिफोल्ट था ये पूरे के पूरे एलियन ऑर्डर का एक पॉपुलर आप कह सकते हो रिटेलिएशन था। अब यहाँ हमें बात कर रहे हैं तालुकदार्स की। इन्हें आप जमींदार भी कह सकते हो, इन पे बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, हम इन्हें राजा कहते थे, इन पे अपनी आर्मी भी होती थी और इनके अंडर में इनकी प्रजा रहती थी, ठीक है जी। तो ये जो तालुकदार से इनको डिस्प्लेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, बिल्कुल ठीक है। ये अवध वाले रीजन की बात हो रही है बेसिकली, हमारी बंगाल की नहीं, अवध वाले रीजन की। इनको डिस्प्लेस कर दिया था, इनके फोर्ट्स जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, इन्हें डिसआर्म कर दिया, इनके सारे जो इतने भी इनकी आर्मी थी वो खत्म कर दी, और इनकी अथॉरिटी को जीरो पे लाके कर दिया था। बिगर तालुकदार जो होते थे जिनके पास 12,000 सोल्जर्स थे, और स्मॉलर होते थे जिन पे 200 सोल्जर्स होते थे, तो इतने पावरफुल लोगों को इन्होंने जीरो पे ले आए थे, ये कि तुम्हें कोई पावर नहीं देंगे। इन्होंने समरी सेटलमेंट सिस्टम बनाया था 1856 में, एंड तालुकदार ट्रीटेड एज इंटरलोपर्स एंड विलेजेस हेल्ड बाय देम फेल फ्रॉम 67% टू 38%। तो इनकी पावर छीनते गए ये लोग, छीनते गए, और 67% जो विलेजेस तालुकदार्स के पास थे उसे 38% रह गए थे। रेवेन्यू पॉलिसी इन्होंने कहा कि हम तो ऐसी लगा रहे हैं कि बीच में तालुकदार नहीं होगा, डायरेक्टली आप हमें रेवेन्यू दोगे। कौन? पीजेंट टू ब्रिटिशर रेवेन्यू होगा, क्योंकि जो गलती इन्होंने बंगाल में करी थी इन्हें हर जगह नहीं करनी थी, बट स्टिल दे एम टू हेल्प द पीजेंट, बट द स्टेट जो बर्डन था पीजेंट पे वो और बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि ये कोई ढंग का टैक्स थोड़ी मांगते थे, ये रेवेन्यू बहुत हाई रखते थे, 30 to 70% ओवर असेसमेंट करके ये लोग टैक्स मांगते थे। और साथ ही के साथ में इन्होंने सोशल ऑर्डर ब्रेक कर दिया था। हमारी कंट्री में एक सोशल ऑर्डर चलता था, पीजेंट के ऊपर तालुकदार होते थे, चाहे तालुकदार उन्हें तंग कर रहे हैं, चाहे उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, बट एट टाइम्स एक अच्छा रिलेशन भी होता है। जैसे त्योहार होते थे तो तालुकदार उन्हें गिफ्ट्स देते थे, बोनस देते थे, खर्चा करने के लिए पैसे देते थे त्योहार एंजॉय करने के लिए, और कोई किसी की अगर फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए तो भी तालुकदार मदद करते थे। और अगर फसल बिल्कुल खराब हो जाए, तालुकदार को भी दिख रहा है कि बार सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई, इसलिए फसल खराब हुई, तो तालुकदार समझते थे ग्रीवियंसेस को पीजेंट्स की, फार्मर्स की। ब्रिटिशर नहीं समझते थे, उन्हें तो रेवेन्यू चाहिए ही था। तो उनका जो लॉयल्टी था, पैट्रोनेज, अपने फादर फिगर की तरह वो मानते थे उनको, वो भी उनसे छिन गया था। तो इसीलिए रेजिस्टेंस इन अवध सबसे ज्यादा हुआ था। तालुकदार और पीजेंट्स दोनों इकट्ठे हो गए थे इनके खिलाफ। और जब बेगम हजरत महल जब जा रही थी ना, मतलब कि जो है, मतलब जब उनके हस्बैंड को और उन सब लोगों को हटा दिया था तो वहाँ से रूलिंग पे से, तो बेगम हजरत महल जब इनको हम लोगों ने, आप कह सकते हो कि जब रिवोल्ट को लीड करा, तो सब लोग इनके साथ लॉयल रहे थे इवन इन द डिफीट। तो जब इनके नवाब और उनकी बेगम हारे भी थे, जब उनको हटाया भी गया था, और रिवोल्ट के समय पे भी ये लोग बहुत लॉयल थे। तो अवध के लोग बहुत लॉयल थे अपने राजा के, अपने रानी के, एंड इवन अपने तालुकदार्स के भी। तो बहुत यूनिटी थी अवध के अंदर। सिपॉयज की अगर हम बात करें तो इवन जो बंगाल तक में सिपाही जाते थे वो अवध रीजन से जाते थे, अवध के जो सिपाही थे वो वहां जाके जॉब करते थे। तो उनका फिर उनको पता चलता था कि उनके बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है वहां पे, और ना छुट्टियां मिलती थी उनको, लो वेजेस मिलती थी, और जो है मिस ट्रीटमेंट बाय वाइट ऑफिसर्स भी बहुत होता था। अब ना ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता था, जैसे आपने कोई मूवीज देखी ब्रिटिशर्स वाली, तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं और हम वो सिपाहियों को भी तंग कर रहे होते थे। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर पहले होते थे ना, फ्रेंडली रिलेशन रखते थे, डिसिप्लिन सिखाते थे सबको, फादर फिगर की तरह होते थे, मतलब अच्छे रहते थे एक जमाने में ब्रिटिश ऑफिसर भी। 1820s की बात है, गेम्स खेलते थे साथ में, समथिंग लाइक दैट। बट धीरे धीरे ये भी रूड हो गए थे और खुद को हमारे से ऊपर समझने लग गए थे, एंड रेशियल सुपेरिटी करते थे हमारे साथ में।
और अब्यूज़ करते थे, वायलेंस करते थे। तो इसलिए जो सिपाहियों का भी ट्रस्ट होता था ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर, वो भी उनका ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब वो जो एक वार्म रिलेशनशिप थी ब्रिटिश ऑफिसर्स से, वो ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो ग्रीस कार्टेजेस का एपिसोड था, वो एक हाईलाइट था डिसकंटेंट का, कि इतनी बुरी हरकत तो ये कर ही नहीं सकता कोई, जो इन्होंने इसमें करी थी। तो सिपॉय एक रूरल लिंक बन जाता है। जैसे वो सिपाही जो है, हर गाँव से सिपाही गए हैं, सबके बच्चे गए हैं जॉब करने के लिए। तो इसलिए जब विलेजेस में पता चली ये बात, तो बहुत ज़्यादा सब लोगों ने सपोर्ट करा इस रेबेलियन को, कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा होने वाला है। एंड इसलिए कलेक्टिव पीजेंट में कलेक्टिव रेबेलियन में पीजेंट ने भी ज्वाइन करा। रूरल अर्बन रेजिस्टेंस दोनों ही लेवल पर हुआ। अगर आप सोच रहे हो ना कि सिपॉय म्यूटिनी में इतने आम लोग कैसे शामिल हो गए, तो इसलिए आम लोग शामिल होते, क्योंकि वो सिपॉय के जो घर वाले हैं वो उसी गाँव और उसी शहर के हैं। एक तो वैसे उनके बच्चों को इतना तंग करा जाता है, अब्यूज़ करा जाता है, वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मिलती, लो वेजेस मिलती है, ऊपर से अब ये चीज़ हो गई थी। और अवध के अंदर पीजेंट्स ने क्यों साथ दिया था, क्योंकि उनके ताल्लुकदार के साथ उन्होंने बहुत गलत करा था, और ऊपर से नवाब के साथ, बेगम के साथ, तो इसलिए एक बहुत गहरी यूनिटी थी, तभी इतना बड़ा रिवोल्ट हो पाया था। ये हमें यहाँ पे बता रखा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट द रिबेल्स वांटेड। रिबेल्स को क्या चाहिए था? तो आफ्टर द विक्ट्री ब्रिटिश रोट ओनली देयर ओन स्टोरी। अब भैया ब्रिटिशर्स को तो बस अपनी कहानी ही लिखनी थी कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, बट रिबेल्स को उन्होंने कैसे दिखाया था? अनग्रेटफुल एंड बारबेरिक। ठीक है, बारबेरिक मतलब क्या? जंगली, कि इन्होंने तो बहुत गलत तरीके अपनाए। हार्श ब्रिटिश रिप्रेशन लेड टू साइलेंसिंग ऑफ रिबेल्स वॉइस। अब ये जो रिबेलियन था गाइस, ये हम जीते तो नहीं थे ऑब्वियसली इस रिबेलियन के अंदर, क्योंकि जीत गए होते तो तभी आज़ाद हो जाते। तो इन लोगों ने हमारे को मारपीट के चुप करवा ही दिया था। मोस्ट रेबेल्स वर सिपॉइज एंड कॉमन पीपल। ये लार्जली इलिटरेट थे, सो दे लेफ्ट वेरी फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स। तो सिपाहीज ने क्या क्या किया वो हमें इतना पता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं पता। जो ब्रिटिशर्स ने कहा, बताई गई बातें, वो हमें ज़्यादा पता है, क्योंकि इन्होंने तो सब लिख दिया था। ओनली सम प्रोक्लेमेशंस है हमारे पास और इश्तिहार है। प्रोक्लेमेशन मतलब जो बातें बोली जाती थी, कुछ प्रिंट कराई गई कि ये सब बातें पहुँचानी है। और इश्तिहार हैं जो रिबेल लीडर्स जो सर्वाइव कर गए ना, रिबेल के लीडर काफ़ी तो मर भी गए थे, जो सर्वाइव कर गए थे, वो आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए जो लिखते थे। बट ड्यू टू लैक ऑफ रिबेल रिकॉर्ड, हिस्टोरियंस डिपेंड हेविली ऑन द ब्रिटिश सोर्सेज। तो इसलिए 1857 के रिवोल्ट के बारे में जानने के लिए ज़्यादातर हम ब्रिटिशर्स की तरफ की कहानी ही पढ़ते हैं, जो ऑफिशियल एटीट्यूड दिखाता है, रिबेल के आर्म्स को नहीं दिखाता। कि रिबेल्स की आर्म्स मतलब हुआ कि पीड़ा क्या थी, उन्होंने क्या क्या दर्द झेला, वो नहीं दिखाते थे, ये अपनी दिखाते थे, इन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। रिजल्ट, तो वी नो वेरी लिटिल डायरेक्टली अबाउट व्हाट रिबेल्स वांटेड और हाउ दे व्यूड द रिवोल्ट। तो रिबेल्स की आखिर में चाहत क्या थी रिवोल्ट से, एंड वो उन्होंने कैसे किया, वो हमें इतना नहीं पता है। चलो अगला टॉपिक आता है द विजन ऑफ यूनिटी। तो रिबेल प्रोक्लेमेशंस जो बनते थे, रिबेल्स जो आप कहो कि जारी करते थे प्रोक्लेमेशन, उसके अंदर 1857 में वो कहते थे कि हर कम्युनिटी, हर कास्ट रिलीजन इकट्ठे आ जाओ। हिंदू है, मुस्लिम है, जितने भी कास्ट है हिंदूज में मुस्लिम्स में, आप सब इकट्ठे आ जाओ। मैनी प्रोक्लेमेशन वर इशूड बाय मुस्लिम प्रिंस, येट दे केयरफुली इंक्लूडेड हिंदू सेंटिमेंट्स। तो जो मुस्लिम राजा भी लगाता था, प्रिंस लगाता था कोई प्रोक्लेमेशन, तो उसमें वो जो हिंदूज के सेंटिमेंट्स को दुख होता था, वो उनको भी लिखते थे। The revolt was projected as joint Hindu-Muslim war, where both communities stood to gain or lose equally। वो कहते थे कि हम दोनों का वॉर है, खोएंगे भी एक जैसा, पाएंगे भी एक जैसा, तो इकट्ठे हो और लड़ो। इतिहास रिकॉल द प्री ब्रिटिश हार्मनी, कहते थे कि हम याद करो हिंदू मुस्लिम मुगल एम्पायर के दौरान कितने अच्छे से यूनिटी में रहते थे। ठीक है। अ प्रोक्लेमेशन इन बहादुर शाह जफर्स नेम अर्ज पीपल टू फाइट अंडर बोथ मोहम्मद एंड महावीर, सिंबलाइजिंग परफेक्ट यूनिटी। वो कहते थे आप लड़ाई करो, बहादुर शाह जफर के अंडर में एक प्रोक्लेमेशन चला था, मोहम्मद जी एंड महावीर जी दोनों के नाम के लिए आप अपनी जो है ये लड़ाई करो, क्योंकि तभी हम ब्रिटिशर से जीत पाएंगे। अक्रॉस द रिवोल्ट रिलीजियस डिवीजन बेयरली अपीयर। तो रिवोल्ट के अलावा इतना नहीं बात होती थी। इवन तो द ब्रिटिश ट्राइड टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, वैसे हमारे यहाँ इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था उस जमाने में हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में। वो बात हुई थी कार्ट्रिजेस वाली, उसके बाद हम लोगों ने ये बात करी कि हमें और यूनिटी लेके रहना पड़ेगा। बट धीरे धीरे इन्होंने बहुत हरकतें करी थी हमारे को डिवाइड एंड रूल करने की। एग्जाम्पल इन बरेली 10 दिसंबर 1857 की ये बात है। ब्रिटिश ने 50,000 रुपये करे थे पे टू प्रोवोक हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम, बट द प्लान कंप्लीटली फेल्ड। तो इन्होंने ये सब हरकतें करी कि अब ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं तो इनकी दंगे करवाते हैं, तो इन्होंने 50,000 रुपये पेमेंट करी थी। उस जमाने के 50,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट, बट वो फेल हो गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोक्लेमेशन और रिबेल का विजन क्या होता था? तो जितने भी प्रोक्लेमेशन छपते थे वो डीप फियर दिखाते थे दैट ब्रिटिश को हिंदू मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करना है, हमारे कास्ट को, हमारे रिलीजन को, और सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना है। दिस फियर मेड बिलीव रूमर्स इजिली, और इसी फियर से हमने वो रूमर
जो था कार्ट्रिजेस वाला, अभी उसे र्यूमर ही बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बुक, जो बात थी उस पर सबने बिलीव करा और उसके लिए फाइट करने की कोशिश करी। पीपल वर कॉल्ड टू यूनाइट टू प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड, फेथ, ऑनर, आइडेंटिटी एंड ग्रेटर पब्लिक गुड। कहा कि अब हमारी लाइवलीहुड पे भी बात है, टैक्स इतना वसूल करते हैं, ये फेथ, ऑनर सब पे बात आ रखी है। इन मेनी रीजन द रेबेलियन एक्सपैंडेड इनटू अटैक्स ऑन एनीवन लिंक्ड विद द ब्रिटिश और सीन एज लोकल अप्रेसर। अब कई जगहों पे तो ऐसा हुआ था कि रेबेलियन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बगावत इतनी हो गई थी कि कोई ब्रिटिशर को जानता भी है ना तो इसे भी मार दो, ये हमें तंग करता है इसे भी मार दो, ये ऑपरेसर है इसे भी मार दो। रिबेल्स ऑफन ट्राई टू ह्यूमिलिएट सिटी एलाइट्स, ठीक है, उन्होंने सिटी के जो अमीर लोग होते थे उन पे भी अटैक करा। विलेजेस में उन्होंने अकाउंट बुक्स जला दी थी, मनी लेंडर के घरों को लूटा था। दीज एक्शन शोड अ डिजायर टू ब्रेक द ओल्ड हायरार्कीज एंड चैलेंज ऑल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। तो ब्रिटिशर्स को तो टारगेट किया ही जा रहा था, बट जहां जहां से भी उन्हें ऑपरेशन मिल रहा था सब जगहों को टारगेट वो कर रहे थे। दिस हिंटेड एट एन ऑल्टरनेटिव मोर इक्वल सोसाइटी दो सच आइडिया वर नॉट ओपनली स्टेटेड इन द प्रोक्लेमेशन। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की मांग सबके मन में उस समय से ही होती थी कि ये ऑर्डर हायरार्की ना हो, बट फिर भी इसको ऐसे लिखा नहीं जाता था, तब वर्बली बोला नहीं जाता था, बट एक्शंस में वो शो होता था। दिस प्रोक्लेमेशन मेनली फोकस ऑन यूनाइटिंग ऑल सोशल ग्रुप्स अगेंस्ट फिरंगी राज। कहा तो यही जाता था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो जाइए। ओके गाइज, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में 3.3 द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर। ठीक है, कि अब जो है जब ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो गया दिल्ली के अंदर, तो रिबेल्स इन दिल्ली, लखनऊ, कानपुर ट्राई टू सेट अप देयर ओन अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब ब्रिटिशर्स हट गए वहां से, उन्हें हटा दिया तो कोई तो होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। दीज अटेम्प्ट्स वर शॉर्ट लिव्ड, ये अटेम्प्ट जो थे काफी छोटे समय के लिए ही चल पाए, बट शोड अ क्लियर एम टू रिस्टोर द प्री ब्रिटिश 18th सेंचुरी वर्ल्ड। बट इससे समझ में आ गया कि हमें 18th सेंचुरी से पहले वाला वर्ल्ड, जो प्री ब्रिटिश वर्ल्ड था, वो चाहिए। रिबेल लीडर्स रिटर्न टू द कोर्ट कल्चर, जितने भी रिबेल के लीडर्स थे उन्होंने अपनी कोर्ट सभाएं ऑन कर ली, गिविंग अपॉइंटमेंट्स, फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स एंड रिवाइविंग ओल्ड सिस्टम। तो उन्होंने पुराने जमाने का रूल करना शुरू कर दिया, मतलब जो राजा के अंडर में होता था ना, सभा होती थी एंड ऑल दैट। Arrangements were made for collecting revenue and paying troops and जो है showing organized government। तो फिर उन्होंने काम शुरू करा, ब्रिटिशर हट गए समझ लो आप, और जो है उन्होंने काम करना शुरू करा कि कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा, अब नया सिस्टम बनाएंगे उसका, और जो है सोल्जर्स को क्या पेमेंट होगी एंड ऑल दैट। ऑर्डर्स वर इशूड टू स्टॉप लूट एंड प्लंडर, और जो नए राजा और जो लीडर्स ने जो कमान संभाली तो उन्होंने कहा कि अब जो ये लूट मचा रहे हैं ये सब चीज़ें अब हम बंद कर देंगे। ठीक है, एंड प्रूविंग दे वांटेड डिसिप्लिन रूल नॉट क्योस, कि हमें डिसिप्लिन रूल चाहिए, क्योस नहीं चाहिए। साइमल्टेनियसली वॉर स्ट्रैटेजीज वर प्लान, वॉर की स्ट्रैटेजी की प्लान करी गई, जो आगे मतलब ब्रिटिशर से एक बड़ा वॉर जो है लड़ा जाएगा। बैटल ऑर्गेनाइज करी गई, और फिक्स्ड इन द रिबेल आर्मी, चेन्स ऑफ कमांड फिक्स्ड इन द रिबेल आर्मी, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने कोशिश करी ऑर्गेनाइज करने की। इन एवरीथिंग रिबेल्स लुक बैक टू द मुगल वर्ल्ड, ट्रीटिंग इट एज अ सिंबल ऑफ द लॉस्ट ऑर्डर दे वांटेड टू रिस्टोर। तो रिबेल्स ने कहा कि हमें मुगल वाला टाइम ही बेटर था, इससे हमें वो चाहिए। रिबेल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो मेनली क्रिएट हुआ था वॉर टाइम नीड्स पे। ठीक है, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू करा, बट वो मेनली था वॉर नीड्स के ऊपर। मोस्ट रीजन के अंदर दी स्ट्रक्चर कोलैप्स अंडर ब्रिटिश अटैक, और फिर जब ब्रिटिशर्स ने रिप्लाई करा तो वो कोलैप्स हो गया। बट इन अवध रेजिस्टेंस कंटिन्यूड द लॉन्गेस्ट, बट अवध के अंदर रेजिस्टेंस सबसे लंबा चला। लखनऊ की कोर्ट स्टिल प्लान टू काउंटर अटैक्स एंड हायरार्की ऑफ कमांड सर्वाइव टिल लेट 857 एंड 858। तो कुछ समय तक जो है बाकी जगहों पे फिर वापस ब्रिटिश का रूल आ गया था, बट अवध में सबसे ज्यादा लंबा चला था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेशन। तो आप इसमें पढ़ोगे ब्रिटिशर्स की कहानी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को बहुत डिफिकल्टी फेस हुई थी 1857 के रिफॉर्म में। बिफोर सेंडिंग द ट्रूप दे पास स्पेशल लॉज मई जून 1857 में, प्लेसिंग ऑल नॉर्थ इंडिया अंडर मार्शल लॉ। तो इन्होंने क्या करा, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के अंडर लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब होता है कि मिलिट्री के हक में हाथ में आ गई है पूरी की पूरी गवर्नेंस। ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर इवन ऑर्डिनरी ब्रिटेन्स जो थे, दे वर गिवन पावर टू ट्राई एंड पनिश एनी इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। इन्होंने इतनी पावर दे दी, ऑर्डिनरी ब्रिटिशर को भी, सड़क चलता कोई ब्रिटिशर है, कोई वो आम आदमी है, उसको भी पावर दे दी कि तुम्हें लग रहा है कि ये इंडियन जो है रिवोल्ट वाला है, रिबेलियन कर सकता है, उसे तुम सजा दे सकते हो। नॉर्मल लीगल प्रोसेसेस सस्पेंड कर दिए, नॉर्मल लीगल प्रोसेसेस कोर्ट कचहरी सब बंद कर दी। पनिशमेंट फॉर रिबेलियन एक थी डेथ, कि मार देंगे उनको। विद न्यू लॉज, नए लॉज बनाए, री एनफोर्समेंट
मूवमेंट फ्रॉम ब्रिटेन द ब्रिटिश बिगेन फुल स्केल रिप्रेशन। अब ये चुप तो नहीं होने वाले थे ब्रिटिशर्स हमारी इस बगावत पे, इन्होंने फुल स्केल रिप्रेशन करा। ब्रिटेन से ऑर्डर आया कि अब इन्हें जवाब दो। दे अंडरस्टूड द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली लॉन्चिंग अ टू प्रोंग्ड अटैक। तो दिल्ली के इंपॉर्टेंस समझ के इन्होंने दो तरफ से अटैक करे। वन आर्मी फ्रॉम कैलकाटा इन्होंने भेजी और अनदर भेजी इन्होंने पंजाब से, दो तरफ से अटैक करे। अटेम्प्ट्स टू रीगेन दिल्ली बिगेन करा इन्होंने जून 1857 में, दिल्ली को वापस लाने का अटेम्प्ट जून से करे इन्होंने, बट द सिटी वाज कैप्चर्ड ओनली इन द लेट सितंबर। तो इतने समय तक हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बचा के रखा, सितंबर तक हैवी फाइटिंग के बाद ही जो है वापस इनका रूल आया। रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था रिबेल्स फ्रॉम अक्रॉस नॉर्थ इंडिया गैदर्ड इन दिल्ली। सारे रिबेल्स दिल्ली आके गैदर हो गए थे। गंगेटिक प्लेन के जितने भी लोग थे तो इसलिए कॉन्क्वेस्ट इनकी स्लो हो गई थी। ब्रिटिश हैड टू कैप्चर विलेज बाय विलेज, ठीक है, तो एक एक विलेज करके इन्होंने वापस से कैप्चर करा। कंट्री साइड बहुत होस्टाइल था इनके लिए, शोइंग मैसिव पॉपुलर सपोर्ट। और जहाँ कंट्री साइड यानी कि गांव में जो ये जाते थे तो गांव के सब लोग राजा को या रिबेल्स को ही सपोर्ट करते थे। अवध की अगर हम बात करें तो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था फॉरेस्ट, मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। इट एस्टिमेटेड 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल्स वर इन रिबेलियन। तो सब लोग रिबेलियन के अंदर थे। अवध कुड बी सबड्यूड ओनली बाय मार्च 1858। तो अवध में रिबेलियन चुप कब कर आ पाई ये, मार्च 1857 में लॉन्ग इंटेंस फाइटिंग के बाद। ब्रिटिश यूज ह्यूज मिलिट्री फोर्स बट ऑल्सो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। अब वापस अपना कंट्रोल लाने के लिए मिलिट्री फोर्स भी इन्होंने यूज करी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी। इन यूपी में इन्होंने क्या करा, पीसेंट्स जो थे जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे उनको आपस में लड़वाने के लिए इन्होंने कहा बड़े बड़े लैंड होल्डर्स को कि तुम्हें बड़ी बड़ी जमीनें देंगे हम, तुम जो है रिवोल्ट करना बंद कर दो। एंड जो कुछ लैंड होल्डर्स थे उनको जो है लालच में आ गए और उन्होंने रिवोल्ट करना बंद कर दिया। मैंने आपको कहा था ना तालुकदार भी अमीर गरीब इकट्ठा होकर रिवोल्ट करा था। इन्होंने अमीर तालुकदार को बोला कि हम तुम्हें जो जमीन है ना तुम्हारी परमानेंटली तुम्हें दे देंगे, तुम रिवोल्ट करना बंद कर दो। रिबेल लैंड होल्डर्स जो थे लॉस्ट देयर एस्टेट्स, तो लॉयल लैंड होल्डर्स जो थे वर रिवॉर्डेड एंड मेनी रिबेल तालुकदार्स इधर डाइड फाइटिंग और फ्लेड टू नेपाल वेयर दे हैड टू डाइड ऑफ इलनेस और स्टारवेशन। इसका मतलब जो रिबेल लैंड होल्डर्स थे जिन्होंने कहा नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, हम तो लड़ेंगे तुम्हारे से, तो उनसे तो उनकी जमीनें इन्होंने छीन ली। जिन्होंने कहा हाँ ठीक है हम चुप हो जाते हैं, उनको जमीनें दे दी, ठीक है। काफी सारे तो ऐसे तालुकदार थे लैंड होल्डर्स थे जो मतलब शहीद हो गए थे एक तरीके से आप कह सकते हो फाइटिंग के दौरान, और कुछ बेचारों को भागना पड़ा नेपाल और वहां पे भी वो भूख प्यास से ही मर गए थे और बीमारियों से। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, इमेज ऑफ द रिवोल्ट। अब इन्होंने ना मतलब हमारा जो ये रिवोल्ट हुआ था उसको पेंटिंग्स में दिखाया और ऐसे दिखाया कि हमने वो बहुत ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार करे थे, तो वही चीज हम देखने वाले हैं इन्होंने पेंटिंग्स में क्या दिखाया। अब हमारे रिबेल्स के साइड की पेंटिंग तो हमारे पास नहीं है कि वो पेंटिंग बना रहे थे बैठ के, वो तो बेचारे लड़ रहे थे, तो उतना हमें नहीं पता। ब्रिटिशर्स के साइड की ही हम देखेंगे। तो हाउ वी नो अबाउट द रिवोल्ट, हमें रिकॉर्ड से पता है, रिबेल एक्शन से पता है और सब ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है। बहुत कम सोर्सेज है जहाँ रिबेल की साइड हमें पता चली है, वो भी प्रोक्लेमेशंस है, मैंने आपको जो बताया था। हिस्टोरियंस मोस्टली रिकंस्ट्रक्ट इवेंट्स फ्रॉम ब्रिटिश अकाउंट बिकॉज रिबेल रिकॉर्ड्स आर लिमिटेड, ठीक है। ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो लेटर, डायरी, ऑटोबायोग्राफी, ऑफिशियल हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या छोड़ा है इस वाले इवेंट के ऊपर कि ऐसे आके हमारे पे उन्होंने हमले करे एंड ऑल दैट। उनके पास मेमोज थे, नोट्स थे, सिचुएशन असेसमेंट एंड रिपोर्ट शो द ऑफिशियल माइंडसेट, फियर्स एंड एंजाइटीज अबाउट द रिवोल्ट। तो ब्रिटिशर्स की साइड का तो हमारे पास सब कुछ है, उन्हें कैसा फील हुआ। दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड इन कलेक्टेड इन म्यूटिनी रिकॉर्ड वॉल्यूम्स, अ मेजर सोर्स फॉर स्टडिंग 1857 का रिवोल्ट। तो म्यूटिनी रिकॉर्ड वॉल्यूम्स नाम करके एक रिकॉर्ड है, उसमें ये सब लिखा गया है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर सेंसेशनल स्टोरीज लिखी जाती थी कि रिबेल ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वहाँ ब्रिटेन के लोग पढ़ के डर जाते थे, ये ऐसे लिखते थे कि ऐसा रिबेलियन चल रहा है। सच स्टोरीज इन्फ्लेम द ब्रिटिश पब्लिक, एंगर भी आता था उनमें एंड डिमांड फॉर पनिशमेंट एंड रिवेंज। और डरते क्या थे, मतलब कहते थे अच्छा अब इन्हें जवाब दो। वहाँ ब्रिटेन से फिर आता था कि इन्होंने हमारे भाइयों को मारा है, ये इंडियंस ने, इन्हें जवाब दो। की सोर्स क्या है हमारे पास, पिक्टोरियल इमेजेस मेड बाय ब्रिटिश एंड इंडियंस इंक्लूडिंग पेंटिंग्स, ड्रॉइंग्स, एचिंग्स, पोस्टर्स एंड कार्टून्स एंड बाजार का प्रिंट। ये उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे और ये इमेजेस दिखाती थी कि कैसे लोगों ने रिवोल्ट को जो है वो समझा। आप ये देख सकते हो, ये रिलीफ ऑफ लखनऊ पेयर, ये जो है पेंटिंग गिवन है हमारे को।
तो यहाँ पे जैसे ये पेंटिंग है, बट मैं जो पेंटिंग अभी पढ़ाऊंगी आपको, हमें वो पढ़नी है। तो ये आता है टॉपिक 5.1 सेलिब्रेटिंग द सेवियर। तो ब्रिटिश पिक्चर्स वर डिजाइन्ड टू इवोक इमोशन एंड शेप पब्लिक रिएक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिवोल्ट। तो ब्रिटिशर्स के जो ये पेंटर थे ये बहुत चालू, तो ये ऐसी पेंटिंग बनाते थे कि तुम्हें तरस आ जाएगा देखकर और तुम्हें लगेगा कि गलत हो रहा है रिवोल्ट, ऐसे ये पेंटिंग बनाते थे। तो मैनी आर्टवर्क सेलिब्रेटेड ब्रिटिश हीरोज हु प्रोटेक्टेड इंग्लिश लाइव्स एंड क्रश द रेबेल्स, की मतलब उन हीरोज को कि भाई इन्होंने आके इंग्लिश को बचाया, उनको बहुत अच्छे कहते थे। एग्जाम्पल रिलीफ ऑफ लखनऊ 1859, जिसको बनाया था थॉमस जॉन्स बार्कर ने, अ पेंटिंग ग्लोरीफाइंग ब्रिटिश ब्रेवरी, की ब्रिटिशर्स की ब्रेवरी जो दिखा रही थी। बैकग्राउंड में उसके क्या, रिबेल फोर्सेस बिसाइड्स लखनऊ एंड हेनरी लॉरेंस गैदर्ड द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इनसाइड द फोर्टिफाइड रेजिडेंस। क्या कि जो है ऐसा कुछ सीन दिखा रखा है जहाँ पे रिबेल्स जो हैं, मतलब रिबेलियन जो हम इंडियन से हम अटैक कर रहे हैं, और हेनरी लॉरेंस ने जो है बहुत सारे क्रिश्चियन पॉपुलेशन को फोर्टिफाइड रेजिडेंस में पनाह दिया और उन्हें बचा रहे हैं। लॉरेंस डाइड बट द रेजिडेंस हेल्ड आउट अंडर जो है कॉलन इग्लिस, ठीक है। फिर जो है 25 सितंबर का हमें बता रखा है, जेम्स आउटरॉम और हेनरी हैवलॉक ब्रोक थ्रू रेबल लाइंस एंड रीइंफोर्स द गैरिसन, ठीक है। ठीक है, फिर 20 डेज लेटर कलिन कैंपबेल जो एक न्यू कमांडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के, वो आते हैं और उन्होंने उन ट्रैप्ड ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला, ठीक है। तो फिर ब्रिटिश नरेटिव टर्न द सीज इनटू अ टेल ऑफ सर्वाइवल, हेरोइक डिफेंस एंड द ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को, जो अटैक हुआ, ये छुपे, इन सबको उन्होंने ड्रामेटिकली शो करना शुरू करा। जो बार्कर की पेंटिंग थी वो कैंपबेल्स का ड्रामेटिक एंट्री इनटू लखनऊ दिखाती है कि कैसे वो लखनऊ आए। सेंटर ऑफ द पेंटिंग में कैंपबेल है, आउटरैम है और हैवलॉक है, फ्रेम्ड एज हेरोइक सेवियर्स, की ये हमें बचाने आए हैं ब्रिटिशर्स को। जेस्चर ऑफ पीपल अराउंड देम गाइड द व्यूअर्स आई टू द सेंट्रल हीरोज। तो ये फोटो मुझे मिली तो मैं लगा दूंगी। द हीरो स्टैंड इन अ ब्राइटली लिट एरिया वाइल शैडोज फॉल्स इन द फोरग्राउंड, सिम्बोलिज्म ऑफ विक्ट्री ओवर डार्कनेस। तो ऐसे उन्होंने पेंट करा कि ये शैडो दिखाई है पीछे एंड ऑल दैट। डैमेज रेसिडेंसी इन द बैकग्राउंड भी हमें दिखा रखा है, जहाँ वायलेंस दिखाया जा रहा है जो रिबेलियंस ने करा। डेड एंड इंजर्ड बॉडीज भी दिखा रखी हैं, जिससे दिखा रहा है कि बहुत सफरिंग भी हुई है। तो इन्होंने मतलब जो कुछ भी हुआ उसको पेंटर को कहा कि पूरी कहानी तुम पेंटर के अंदर हमें दिखाओ, पेंटिंग के अंदर हमें दिखाओ, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो एक और हमें पढ़नी है 5.2 इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटिश। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ने पब्लिक इमेजिनेशन लोगों की इवोक करी अबाउट द रिवोल्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने जानबूझकर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन वाली जो फोटोज थी उनको वहाँ पे पब्लिश करा। जैसे आप देखो ये जो फोटो है, आप देख रहे हो देयर आर मेनी लेडीज और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और वो डर के ऐसे अंदर जो है छुपे हुए हैं। तो ये एक तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे जिस समय बाहर जब रिबेलियंस अटैक करने आए हैं तो हाउ दे फेल्ट। तो अगर एक ब्रिटिशर इस फोटो को देखेगा तो ऑब्वियसली उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। ये देखो ये एक और फोटो है जस्टिस की, कि हमें जस्टिस चाहिए, हमारे साथ गलत करा है। ऐसी ऐसी पेंटिंग्स ये अपने अखबारों में बनाते थे। दिस लेड टू डिमांड फॉर रिवेंज, और इससे ब्रिटेन से ऐसी पेंटिंग को देख के आता था कि आप रिवेंज लो जितने भी रिबेलियंस है उनसे, और हमारी औरतों को बचाओ, बच्चों को बचाओ। एन आर्टिस्ट रीइंफोर्स दीज इमोशन बाय पेंटिंग सीन्स ऑफ ट्रॉमा एंड सफरिंग। ये तो कुछ भी नहीं है, और ट्रोमैटिक सीन्स वो लोग पेंट करते थे जिससे कि रिवेंज लिया जाए। पेंटिंग इन मेमोरियन, ये वाली है इन मेमोरियन पेंटिंग, इस एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है तो इसको आपको याद रखना है। ये पेंटिंग आप देखो जहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो लेडी है ये अपने घर पे है, और जो सिपाहीज हैं हमारे म्यूटनी वाले, रिबेलियन जो है वो आ चुके हैं अंदर उन पे अटैक करने के लिए। तो किसी के भी इमोशंस इवोक होंगे तो वो कहते थे कि आप जो है बदला लो, वहां से लोग कहते थे। पेंटेड 2 years आफ्टर द म्यूटनी, ये जो है मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट द सिपाहीज इन कानपुर, ये इस पेंटिंग का नाम है कि जो सिपाही आ गए और वो मिस व्हीलर हैं और ये खुद को बचा रही हैं। तो ये 2 साल बाद पेंट हुई थी म्यूटनी के, और ये दिखाता है कि इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रन ने कैसे अपने आप को बचाया था। वो हेल्पलेस दिखाया उनको, इनोसेंट दिखाया, टेरिफाइड दिखाया, जो होंगी भी उस समय पे, ऐसी बात तो नहीं है, डरे तो होंगे वो। अवेटिंग पॉसिबल डिसऑनर, वायलेंस एंड डेथ, की कैसे वो वेट करें कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है अभी। वायलेंस इज नॉट शोन डायरेक्टली, ऐसा नहीं डायरेक्टली ऐसे मारते हुए दिखा दिया लेडीज को, नहीं, ये सीन ही बहुत है डर का माहौल दिखाने के लिए। ओनली सजेस्ट कि व्यूअर खुद इमेजिन करे। मतलब पेंटर इतने चालू तरीके से और इतनी ज़्यादा अलग तरीके से पेंट करते थे कि इस पेंटिंग को आप देखोगे तो यू कैन ओनली खुद से इमेजिन कि ये लेडी बेचारी अकेली क्या करेंगे, आप खुद सोच सकते हो। तो रिबेल्स को पोर्ट्रे करा जाता था। अब ये दिखाने का मतलब शायद ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, ठीक है, शायद ये सब चीज़ें हुई भी ना हो, शायद ऐसा अटैक नहीं हुआ हो, शायद हुआ हो, वी डोंट नो, क्योंकि हमें रिबेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो पता ही नहीं है ना। और अटैक अगर हुआ भी था तो ये सब चीज़ें हो रही थी, बट ये लोग जान के ऐसी पेंटिंग बनाते थे जिससे हमारे रिबेलियंस वायलेंट, सैवेज और बहुत डेंजरस दिखाई दे। एंड इन द बैकग्राउंड ब्रिटिश
डच रेस्क्यू फोर्सेस ऐसे दिखाते थे ब्रिटिशर्स सेवियर हो चुके हैं। द पेंटिंग एम टू प्रोवोक एंगर, सिंपैथी एंड नेशनलिस्ट प्राइड अमंग द ब्रिटिश पब्लिक। तो ब्रिटिश पब्लिक के लिए ऐसी नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए ये करते थे। और भी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं हमारे पास में, जैसे कि मिस व्हीलर वाली जो मैंने ऊपर आपको बता दी है, और भी काफ़ी सारी टाइप की पेंटिंग्स इन्होंने बनाई थी। तो उसके थ्रू ये जो है विक्टिम दिखा रहे थे हम लोग जो है खुद को, एंड हमारे को एक आप कह सकते हो कि हमने जो गलत काम करा वो दिखाते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5.3 वेंजेंस एंड रेट्रीब्यूशन। तो आफ्टर द रिवोल्ट एंगर और स्प्रेड हो जाता है ब्रिटेन्स के अंदर, ब्रिटिशर के अंदर, कि अब हम लेंगे इनसे बदला। न्यूज़पेपर इमेजेस जो मैगजीन में इन्होंने डाली उससे बदले की आग इन लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैनी ब्रिटिश फेल्ट दैट हमारे पावर क्या, हमारे तो इज्जत के ऊपर बात आ गई है और अब रिप्रेशन बहुत ही तगड़ा करेंगे हम। तो एक एलिगोरिकल इमेज है 10.13 वाली, मैंने लगाई थी यहाँ पे, ठीक है, अभी आके दिखाऊंगी। शोज अ फीमेल फिगर ऑफ जस्टिस, हाँ जो मैंने अभी ऊपर जस्टिस वाली दिखाई थी, होल्डिंग अ स्वॉर्ड एंड शील्ड। तो यहाँ बस फोटोज की बात करें हम इस टॉपिक में, और वो बहुत रिग्रेसिव पोस्चर के अंदर है कि अब वो चाहिए, और नीचे उनके बहुत सारे सिपाहीज की डेड बॉडीज दिखा रखी। और नियरली इंडियन वुमेन विद चिल्ड्रन अपीयर टेरिफाइड एंड हेल्पलेस आसपास में, कि अब हम इस टाइप का बदला लेंगे। ओवरऑल मैसेज क्या है, ब्रिटिश इमेजेस एंड कार्टून्स प्रेजेंटेड ब्रूटल रिप्रेशन एज अ राइटफुल। उन्होंने ये पेंटिंग में दिखाया कि अगर अब हम इनसे बदला लेंगे, अब अगर हम इन पे हमला करेंगे तो वो जस्टिस होगा। सच विजुअल हेल्प जस्टिफाई वायलेंट रिप्रेशन, कि हमारे साथ भी तो इन्होंने ऐसी करा था, हम भी इनके साथ ऐसी करेंगे। देखो ये वाली फोटो मैं बता रही हूँ, अभी आप बुक में से खोल के से देख लेना कि ये ब्रिटेन को दिखाई है, ये इंडियंस दिखाए हैं, और ये जो है सिपॉइज हैं, कि अब हम जो इनके साथ करेंगे, रिप्लाई जो हम करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वो हमारा बदला जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ये ऐसे दिखाते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4 द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। अब जो ब्रिटिश का रिवेंजेंस था, यानी कि जो बदला इन्होंने लिया वो बहुत ही ज़्यादा जो है ब्रूटल था। जितने भी रिबेल होते थे उन्हें सड़क पे सबके सामने एग्जीक्यूट करा जाता था। मेथड्स क्या होते थे, चलते हुए उनको जो है बंदूक गोली मार दी सबके सामने, हैंग्ड फ्रॉम गैलोज, फांसी लगाना। एग्जीक्यूशन इमेजेस को फिर ये लोग जो है पॉपुलरली उसकी भी पेंटिंग बना के उसको न्यूज़पेपर में छापा करते थे। गोल क्या था कि लोगों को डरा दे और जो है ब्रिटिश की पावर दिखाए। अब जब लोग देख रहे हैं अपने सामने कि ये ऐसा बदला ले रहे हैं, तो जो रिबेलियंस है वो डर जाएं, ऐसा इनका बदला था। और आगे कोई मतलब आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत भी ना हो। ये देख रहे हो कैसे ये टाइगर और लायन, ऐसे ऐसे ब्रिटेन लायन और बंगाल टाइगर के बीच में ऐसा इन्होंने फोटो दिखाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप से। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें बता रखी है। ये देखो एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनरीज इन द पेशावर। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये सीन के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो हमारे म्यूटिनरीज थे ना, जिन्होंने बगावत करी थी, उनको मारेंगे इसके अंदर सबको इकट्ठा मिलकर। तो ऐसे काम इन्होंने कर दिए थे। अब आता है टॉपिक 5.5, हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, मतलब कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन डिमांडेड रिवेंज नॉट मर्सी। उन्होंने कहा कि रिवेंज लो, इनसे इन्हें अब माफ नहीं करना है। एनी प्ली फॉर मॉडरेशन लीनियंसी को कहा नहीं होगा, इनको अब आपको मानना ही है। गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे उन्होंने कहा सजेस्टेड मर्सी टू रिगेन सपोइलियलिटी, बट एक गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा नहीं, इन पे थोड़ी रहमदिली दिखाते हैं हम, क्योंकि अभी इंडिया पे रूल तो करना ही है, तो इससे तो सिपाही हमारे साथ ही नहीं होंगे। बट ब्रिटिश प्रेस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, और उनके लिए फिर इन्होंने ऐसा कार्टून भी बना दिया था। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे कार्टून शोज अ कैनिंग एज अ टॉल फादर लाइक फिगर प्रोटेक्टिंग सिपॉय। ये सिपॉय बनाया है हमारा इन्होंने, और ये कैनिंग बनाया है किसने, ब्रिटेन के अखबार वालों ने, उनके मीडिया ने, कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं, अब हम उनको इतना ब्रूटली ट्रीट नहीं करेंगे, रिप्रेशन नहीं करेंगे अब इनको, क्योंकि उनका भी अपना मकसद ये था कि आगे रूल करना है इंडिया में, तो उनकी भी उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया था कि हाँ तुम आओगे बचाने सिपॉयज को, इस टाइप से। सिपॉयज होल्ड अ ब्लड स्टेन स्वॉर्ड, और ऐसा सिपॉय को भी गलत दिखाने के लिए ब्लड स्टेन स्वॉर्ड दिखाई है और डैगर दिखाया है। एंड मैसेज था कि कैनिंग की जो मर्सी है वो फूलिश है, मर्सी देना मतलब पागलपंती का काम होगा। और ब्रिटिश का माइंडसेट दिखाया कि नो लीनियंसी टुवर्ड्स द रिबेल, और कोई रिबेलियन अगर बगावत हमारे साथ करेगा तो हम उसे मार देंगे। उनका टोटल पूरा का पूरा ये उनका माइंडसेट था। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक नेशनलिस्ट इमेजरीज। तो 1857 में
जो है हमारे यहाँ पे बाद में, मतलब उस समय तो हमारी रिवोल्ट की जो है इतनी फोटोज़ नहीं बनी, हमारी बनी थी बाद में, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हमारा महात्मा गांधी जी के टाइम पर और आगे चल के 20th सेंचुरी में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, उस समय पे हम लोग ये 1857 के जो रिवोल्ट था उसको अपनी मोटिवेशन की तरह लेके चलते थे। तो तब इनके पोस्टर बहुत बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे हम झांसी की रानी के लिए कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उस समय पे ये जो कुछ भी हुआ था 1857 के रिवोल्ट में, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का पॉइंट होता था आगे चल के इंडियंस के लिए, कि जब वो लड़े थे तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं, इस टाइप से। तो रिमेंबर्ड एज कलेक्टिव फाइट ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन। तो ये जो रिवोल्ट थी, इससे याद आया कि कैसे हिंदूज एंड मुस्लिम सब इकट्ठे होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट को जो है हीरोज की तरह दिखाया जाता था, जैसे आप देख सकते हो यहाँ झांसी की रानी दिखा रखी है, ठीक है। और रानी ऑफ झांसी को डिपिक्टेड मैस्कुलिन, फियरलेस और हेरोइक दिखाया था, कि जिन्होंने आखिरी तक लड़ाई करी थी। पॉपुलर प्रिंट शोअर इन बैटल आर्मर, स्वॉर्ड इन हैंड, राइडिंग अ हॉर्स, सिंबलाइजिंग रेजिस्टेंस टू इनजस्टिसेस। पेंटिंग एंड इमेजेस रिवील आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो जितनी भी पेंटिंग्स होती है वो आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव भी दिखाते हैं, उसके इमोशन भी और पब्लिक का रिएक्शन भी। तो ब्रिटिश इमेजेस जो थी वो पब्लिक फियर पे फेड थी और ब्रूटल डिप्रेशन मांगती थी, और जो हमारी इंडियंस की इमेजेस होती थी वो पेट्रियोटिज्म दिखाती थी, रेजिस्टेंस और प्राइड दिखाती थी। तो आप हमारी पेंटिंग्स में भी फर्क देख सकते हो। इनके आर्टिस्ट ने ऐसे दिखाया कि और आपको सामने वाले को देख के सिंपैथी होगी और वो कहेगा बदले की आग लो। बट हमारी जो थी वो कैसी थी, हमारी ऐसी होती थी कि मतलब कि आपको मन करेगा दैट पेट्रियोटिज्म की आपके मन में फीलिंग आएगी, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में ब्लू बॉक्स में हमें बता रखा है पेंटिंग्स एंड कार्टून्स क्या होती है, विंडो होती है। अब उस ज़माने में भाई मोबाइल तो नहीं था ना कि वीडियो बना के रख लो या रिकॉर्ड करके चीज़ों को रख लो, न्यूज़ चैनल्स उस टाइप का नहीं था सिस्टम, मास कम्युनिकेशन इतना नहीं था। तो तब पेंटिंग एक सबसे बढ़िया ज़रिया होता था, पैम्फलेट सबसे बढ़िया ज़रिया होते थे हमारे उन इवेंट्स को याद करने के लिए। तो जो है ये हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। तो और यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि ब्रिटेन के अंदर उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई वो फियर और एंगर लाती है। जैसे वो लेडीज़ के यहाँ सिपाहीज आ गए, डर लग रहा है देख के, ब्रिटिशर को गुस्सा आएगा, वो कहेगा बदला लो। बट हमारी जो इंडियंस की पेंटिंग थी वो काफ़ी सुंदर होती थी, जो एक अच्छा मैसेज देती थी और ग्लोरीफाई करती थी हमारे पेट्रियोटिज्म को। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा गाइस कंप्लीट होता है फुली। इसके साथ में हमारे पास 2 ही चैप्टर बचे और फिर इंग्लिश हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश इसलिए बिकॉज आई टीच यू इंग्लिश ऑल्सो, तो भाई इंग्लिश भी पूरी पढ़ा रखे, जाके पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर के नोट्स दे दिए, जिससे चैप्टर अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी पे वो मिल जाएंगे, और दूसरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो अब सिर्फ रंजानी ह्यूमैनिटीज क्लास 11-12 को, क्योंकि वहाँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो इतने लेंदी चैप्टर में से क्या पढ़ के जाना है ना, 10-12 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट चैनल। तो गो एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।